नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ छेड़ाला जी, उसकी छठी 6 ढालों में से हमारी चल रही है चौथी ढाल, जिसमें मुक्ति के दूसरे सोपान का वर्णन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। 3 सीढ़ियां यदि देखें हम लोग तो दूसरी सीढ़ी फिर सम्यक ज्ञान कहलाएगी। तो सम्यक ज्ञान का और गृहस्थ के चारित्र का मतलब देश चारित्र का वर्णन है। तो उसमें से हमारा चल रहा है सम्यक ज्ञान का वर्णन। उसमें हम पढ़ रहे हैं 5 ज्ञानों का स्वरूप। सम्यक ज्ञान की ढाल है। सम्यक ज्ञानी कितने भेद हैं, किस अपेक्षा से आज देखेंगे हम कितने भेद हैं। तो वो यहाँ बतलाए कि 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनका स्वरूप बतलाया है, क्यों सम्यक ज्ञानी किस प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष भेद और सब भेद और प्रभेद करके बतलाया है। इसको पढ़ते हैं हम। तास भेद दो हैं परोक्ष परत छिति न माही मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि अवधि ज्ञान मनः पर्यय ये है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। यहाँ क्या बतलाया है कि सम्यक ज्ञान तास भेद दो है। किसके दो भेद हैं, किसकी ढाल चल रही है, सम्यक ज्ञान की ढाल चल रही है। तो सम्यक ज्ञान के, तो ज्ञान के भेद नहीं बोलना है, हाँ सम्यक ज्ञान के बोलना है। कभी कभी हम भी बोलते हैं ज्ञान के भेद, लेकिन आपको पहले ही बताया था कि भाई हम ज्ञान बोले तो समझ जाना सम्यक ज्ञान है, चारित्र बोले समझ जाना सम्यक चारित्र की चर्चा है, ठीक है। तो तास मतलब उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। और ये परोक्ष और प्रत्यक्ष क्या है वो आज देखेंगे हम लोग। हालांकि पंडित जी ने बताया परोक्ष मतलब क्या होता है और प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, उन्होंने यहाँ बताया है थोड़ा सा। क्या होते हैं कि मति श्रुत द्वय परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ज्ञान के 5 भेद हमने कल देखे थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। याद कर लेना भाई, तो वो मतलब बेसिक बात है ये ज्ञान के 5 भेद। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, सूत्र जी का सूत्र है ऐसा, पहले अध्याय का 8वां सूत्र, शायद 8वां या 9वां। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, 9वां सूत्र है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान यह दो परोक्ष सम्यक ज्ञान है। क्यों परोक्ष हैं ये, क्योंकि ये अक्ष मतलब इंद्रियां और मन इससे उपजते हैं, इससे होते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने, उसका समझना है अपने को। उसके बाद लिखा कि ये तो हो गए परोक्ष। अब प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में भी 2 प्रकार से भेद करना है, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। तो देश प्रत्यक्ष के बारे में पहले बताया है यहाँ पे कि अवधि ज्ञान और मन पर्यय ये 2 देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या होता है देश प्रत्यक्ष ज्ञान, कि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा, की द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिमाण लेकर यह आत्मा, जी मतलब आत्मा, जीव जाने जानता है। स्वक्षा मतलब स्पष्ट जानता है, स्पष्ट, हाँ तो ऊपर के तो अस्पष्ट हो सकते हैं ज्ञान, लेकिन अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान ये तो स्पष्ट ही होते हैं। इसके बाद अब केवल ज्ञान का वर्णन अगले अगले चरण में आएगा। तो अब केवल ज्ञान क्या है कि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, बस वो भी उसमें, लेकिन परिमाण नहीं आएगा। द्रव्य क्षेत्र काल ये हटा देना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर, हाँ वो लेकिन आएगी परिभाषा ऐसी उसकी भी, ठीक है। तो हम ये कल पढ़ रहे थे, इसके परिभाषा आज अपने को लिखना है कि क्या किसको क्या बोलते हैं। हाँ देश प्रत्यक्ष मतलब कम रहेगा, ऐसा ऋचा बोल रही है, सही बोल रही है, देखते हैं समझेंगे आज। ठीक है, तो पहले सम्यक ज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ी थी, वही सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, इसका कल रिवीजन नहीं हुआ था। सम्यक ज्ञान की परिभाषा, जो अनेक धर्मात्मक स्व और पर पदार्थों को न्यूनता अधिकता संशय विपरीतता से रहित होकर जैसा का तैसा जानता है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। कब कहलाएगा ज्ञान सम्यक, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो वही ज्ञान भले ही उसका क्षयोक्षम ज्यादा नहीं हुआ हो, वैसा का वैसे ही ज्ञान रहा हो, लेकिन अब उस ज्ञान पे समीचीनता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस ज्ञान को, कि हाँ भाई अब जैसा यह जानता है वैसा यह मानता भी है, क्योंकि इसका मानना सच्चा है इसलिए इसका जानना सच्चा है, इसलिए इसका ज्ञान ज्ञान सम्यक है। और वो कैसा होता है,
कम न्यूनता अधिकता संशय विपरीत से। ये पंक्ति का अपन अर्थ ज्यादा कहीं कहीं आपको अर्थ अलग प्रकार से अर्थ मिलेगा इसका सम्यक ज्ञान का। देखो अभी हाँ अभी खोला नहीं क्योंकि पंक्ति आने वाली है आगे। संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लिख लीजिए, तब अपन बोलेंगे संशय विभ्रम विभ्रम और संशय विभ्रम और अनध्यवसाय रहित होता है वो अपन आगे बोलेंगे। ठीक है, अभी तो इतना ही चलने देते हैं, अभी आगे आएगी इसकी परिभाषा जब खोलेंगे इसको। तो सम्यक ज्ञान के भेद करें पंडित जी ने करें, मति श्रुत अवधि मन पर, ये केवल आएगा अगले चरण में। ठीक है, तो ये हमने कल चार्ट देखा था ज्ञान दो प्रकार का। कैसा? दो प्रकार का, तो हमें दो प्रकार से भेद करें ज्ञान की। अब ज्ञान के करें, सम्यक ज्ञान के नहीं करें। ऊपर देखना सम्यक ज्ञान नहीं लिखा है, ज्ञान लिखा है भैया। हाँ, ज्ञान के दो भेद। तो क्या सम्यक दर्शन पाया जा रहा है जीव के? क्या उसका मान्यता समीचीन है? क्या उसको आत्मा की श्रद्धान है? जीव का स्वयं का श्रद्धान है कि मैं कौन हूँ? ऐसा श्रद्धान है जीव को कि मैं आत्मा हूँ, सुख स्वभावी आत्मा हूँ, परद्रव्यों से भिन्न मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा उसको श्रद्धान है क्या? यदि नहीं है तो जो भी वो जानता है, चाहे वो जिनवाणी का ज्ञान कर रहा हो, चाहे वो लोक का ज्ञान कर रहा हो, चाहे कोई पुरुषार्थ कर रहा हो, सारे झूठे हैं, सारे मिथ्या हैं। तो उसका जो ज्ञान पाया जा रहा है वो भी मिथ्या है, विपरीत है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आत्मा को आत्मा नहीं जान रहा, सारा ज्ञान विपरीत। तो ऐसे मिथ्या ज्ञान के तीन भेद हैं। मति अज्ञान जिसको हम कुमति ज्ञान बोलेंगे, श्रुत ज्ञान जिसको कुश्रुत ज्ञान बोलेंगे, और अवधि ज्ञान जिसको कु अवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान या विभंग ज्ञान भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पे। तो इस प्रकार से अब ये होते क्या है, मति श्रुत अवधि। ये अपन जब ये सम्यक ज्ञान पढ़ेंगे तो उसी में ये परिभाषा वो इधर लग जाएगी, लेकिन अंतर इतना आएगा कि वो बिना सम्यक दर्शन के है, बस ये परिभाषा तो लग जाएगी अज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में। ठीक है, सम्यक ज्ञान क्या होता है? ऊपर पढ़ा सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं। मतलब सम्यक दर्शन पाया जा रहा है कि जीव को यदि पाया जा रहा है तो सारा ज्ञान उसका समीचीन, भले थोड़ा अल्प भी ज्ञान क्यों ना हो, भले ही वो नारकी क्यों ना हो, सातवें नरक का, उसका यदि सम्यक दर्शन पाया जा रहा है तो उसका ज्ञान समीचीन है। भले ही वहां पे लड़ रहा हो सातवें नरक में, हाँ, भले ही दूसरों को पीड़ित कर रहा हो, लेकिन ज्ञान समीचीन है। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। मतलब आप सोचो, आप 11 अंग का पाठी और ज्ञान मिथ्या हो सकता है, और सातवें नरक का नारकी लड़ते हुए ज्ञान समीचीन हो सकता है उसका। तो ये क्या ऐसा कैसा विपरीतता लगेगी? ये तो ऐसा नहीं है। मानता क्या है वो, मानने वाली बात है। आत्मा को आत्मा मानता है, मोक्ष में प्रयोजन भूत बात है ना यहाँ पे। सात तत्वों में कैसे मान्यता है उसकी, आत्मा के प्रति कैसी मान्यता है, मोक्ष मार्ग के प्रति कैसी मान्यता है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के प्रति, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों के प्रति क्या मान्यता है उसकी, बात वो है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान के फिर दो भेद पंडित जी ने करे, जैसे यहाँ पे तास भेद दो हैं। तास मतलब सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष तीन माही। ठीक है, तो परोक्ष प्रत्यक्ष ये कह रहे, फिर उन्होंने लिखा परोक्ष किसको कहते हैं, तो मति श्रुत दो है परोक्ष, लेफ्ट में लिखा हमने। अक्ष मनते उपजाइए अपन करेंगे आज। उसके बाद अवधि ज्ञान मन पर, ये दो है देश प्रत्यक्ष है, अपन ने ग्रीन मार्किंग करी है, देश प्रत्यक्ष लगाया, मतलब प्रत्यक्ष के दो भेद करे, साम्यवहारिक और मुख्य प्रत्यक्ष। अपन मुख्य प्रत्यक्ष करेंगे आज। तो मुख्य प्रत्यक्ष के दो भेद, फिर देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। ये सर्वदेश प्रत्यक्ष भी लिख के सकते हो इसको, सकल या स्लेश लगा के सर्वदेश भी लिखो आप, क्योंकि एक देश लिखा ना वहां, तो सर्वदेश भी लिख सकते हो, सकल प्रत्यक्ष। तो एक देश के अवधि मन पर, ये दो है देश प्रत्यक्षा, और ये अर्थ आज करना है, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीव सक्षा। इसके बाद फिर पंक्ति आएगी, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता। तो केवली भगवान का ज्ञान कैसा है, तो सकल प्रत्यक्ष है, ऐसा अपन वहां देखेंगे। ठीक है, तो उसको भी यहाँ ले लिया अपन ने चार्ट में। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम कि मति ज्ञान मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, परोक्ष ज्ञान क्या होता है। तो मति ज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, समझ में आ जाएगा कि परोक्ष ज्ञान क्या होता है। परोक्ष ज्ञान, जैसा कि पंडित ने लिखी परिभाषा, परोक्ष ज्ञान मतलब क्या, मति ज्ञान मतलब क्या, ऐसा ज्ञान। हाँ, परोक्ष नहीं, मति ज्ञान लिखा, परोक्ष ज्ञान की परिभाषा तो उसमें गर्भित है। मति ज्ञान, मति ज्ञान मतलब क्या होता है, परिभाषा, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। इसे लिखा है वहां पे भी, क्या लिखा है, तास भेद दो है परोक्ष प्रत्यक्ष तीन माही, मति श्रुत दो है परोक्ष अक्ष मनते। तो अक्ष मनते उपजाही से उत्पन्न होता है, ऐसा वहां लिखा है। तो वो क्या है कि वहां पहले तो अपन समझे क्या होता है मति ज्ञान। तो मति ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो कि इंद्रियां, जिसमें इंद्रियां और मन का अवलंबन चाहिए, जीव को अवलंबन चाहिए, सहायता चाहिए, निमित्त चाहिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा मति ज्ञान। मति ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों जब उपकरण होती है, मन जब उपकरण होता है, तो उनकी सहायता से, उनके निमित्त से आत्मा को ज्ञान जो होता है, उसे मति ज्ञान कहा है। ठीक है, ये अपन ने पहले हाल में भी दूसरे हाल में भी पढ़ा था कि ज्ञान इंद्रियों को नहीं हो रहा है, ज्ञान तो आत्मा को ही हो रहा है। इंद्रियों में जो पौद्गलिक इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां जिसको हम पौद्गलिक कहें एक अपेक्षा से, तो द्रव्य इंद्रियां हैं, वो द्रव्य इंद्रियां तो पौद्गलिक है,
द्रव्य इंद्रियों में स्पर्श रस गंध वर्ण तो है, लेकिन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं है, क्योंकि पुद्गल में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं होता है। तो आंखों में ज्ञान नहीं है, आंखों से ज्ञान है। आंखों से ज्ञान किसको है? आंखों से आत्मा को ज्ञान है। तो आत्मा ज्ञान से ज्ञेयों को जानता है। ऐसे जानने में जब इंद्रियां और मन निमित्त बनते हैं, तब उस ज्ञान की पर्याय को मति ज्ञान कहते हैं। आत्मा ज्ञान से ज्ञायक ज्ञान से ज्ञेयों को जानता है। प्रमाता प्रमाण से प्रमेय की प्रमा की प्रमिति करता है। ये तो अपन नहीं करेंगे, प्रमाण का विषय नहीं है अपना, लेकिन जिसने सूत्र जी पढ़ा है तत्प्रमाण है। तो प्रमाण सम्यक ज्ञानी प्रमाण है ना। ठीक है, तो प्रमाता क्या है? आत्मा प्रमाता है, जिसको ज्ञान हो रहा है प्रमाता है। और प्रमेय जिसका ज्ञान हो रहा है प्रमेय है। हाँ, तो प्रमाता प्रमाण से प्रमेय की प्रमिति करता है। ठीक है, ये तो अपन नहीं कर रहे हैं, चलो आइए मति ज्ञान करते हैं। तो मति ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान जो इंद्रियां और मन की सहायता से होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। मतलब अभी देखो, अब क्या है, हमें जो ज्ञान हो रहा है उसमें इंद्रियां निमित्त बन रही है कि नहीं बन रही है, उसमें मन निमित्त बनता है कि नहीं बनता है। इंद्रियां क्या होती है? ये 5 इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण स्पर्श नहीं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के गुण है। हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये इंद्रियां हैं। ठीक है, और साथ में मन लगाना तो 6 छठी इंद्रिय मन हो जाएंगी, मतलब एक तरह से। तो 5 इंद्रियां और मन पाए जा रहे हैं जीव के। मन क्या होता है? ये मन, कोई बोले मन क्या होता है? तो मन की अब क्या है परिभाषा पर ने वहां देखी थी। मन 2 प्रकार का, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन क्या है कि मनोवर्गणा से फूले हुए 8 पंखुड़ी वाले कमल की हृदय स्थान पे जो रचना है, उसे द्रव्य मन कहते हैं। अब लिख नहीं रहे क्योंकि पहली ढाल में हमने लिखी थी। मैं जिन्होंने नहीं लिखी उनको नोट्स मैं देख बोल देना, मैं आपको भेज दूंगा। नोट्स में लिखा हुआ था वो। ठीक है, और भाव मन क्या है कि भाव मन जो है वो ज्ञान की अवस्था विशेष है, जिसमें जीव जो है हित और अहित का परिहार कर सकता है। ऐसे ज्ञान की अवस्था विशेष को मन द्रव्य भाव मन कहा है। ठीक है, तो ये द्रव्य मन और भाव मन इस प्रकार से ज्ञान भाव मन तो है ज्ञान की अवस्था विशेष, और द्रव्य मन जो है पुद्गल की रचना। ठीक है, तो ये हुआ मन। और इंद्रियां दिखी रही है भाई, इंद्रियां तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इंद्रियां मतलब क्या? ये पुद्गल की रचना है, जैसे आंख है। हाँ, ये पुद्गल की रचना है, इसको हमने द्रव्य इंद्रियां कहा है। भाव इंद्रियां भी होती है, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या है? मति ज्ञान ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो हमें अभी जो ज्ञान हो रहा है उसमें मति इंद्रियां और मन निमित्त बन रहे हैं कि नहीं? निमित्त हमें अभी आंखें जैसे कि देखना है, हमें वर्ण वर्ण जानना है। अब जानने की बात करें, वर्ण जानना है हमें, तो हमें आंखों के सहायता की जरूरत पड़ेगी। आंखों की जरूरत पड़ेगी। आंखें बंद कर लेंगे तो हम पर पदार्थ का वर्ण नहीं जान पाएंगे कि जान पाएंगे? हाँ, नहीं जान पाएंगे ना। मन की अपेक्षा से जान ले तो अलग बात है, लेकिन वो मन का अवलंबन है फिर। तो इंद्रियों मन के अलावा हमें ज्ञान हो नहीं रहा है अभी। इसका मतलब हमें जो है मति ज्ञान पाया जा रहा है। सही कि गलत? देखते हैं अभी सही है कि गलत। चलो, इससे एक बात याद आ गई, वो वहां ले चलते हैं तो इसका उत्तर मिल जाएगा। हाँ हाँ, यही उत्तर था इसका। तो क्या है देखो, क्या यहाँ पे लिखा है कि जो ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से होता है। अब आगे चले, अभी यहाँ से हम शुद्ध ज्ञान की परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद वापस मति ज्ञान पे आएंगे। मति ज्ञान के भेद प्रभेद देखते हैं कितने कर पाएंगे। मैं शुद्ध ज्ञान पहले परिभाषा कर लेते हैं शुद्ध ज्ञान की, तो ये दोनों साथ में लिखे ना, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते हैं उपजाई। तो शुद्ध ज्ञान, अब शुद्ध ज्ञान भी यही है भाई, जो ज्ञान इंद्रिया मन की सहायता से होता है। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? हाँ, ऋचा बोले जिन्वाणी का ज्ञान, वो अपन लगाएंगे बाद में, लेकिन अभी तो शुद्ध ज्ञान की जो परिभाषा जैसी दौलत राम जी ने यहाँ लिखी है अपन वो लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है कि ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों मन की सहायता से होता है, ये तो होता है। इसके बाद क्या है कि अपन जो विशेष बात है शुद्ध ज्ञान में, वो ये है कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान, इसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। कि एक बार मति ज्ञान से पदार्थ को जान लिया, उसके बाद अन्य प्रकार का ज्ञान जो होता है, अन्य पदार्थ का ज्ञान या अन्य
प्रकार का विशेष ज्ञान जो भी होता है वो श्रुत ज्ञान, ऐसी परिभाषा है, उसको समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या मति श्रुत का पेयर लेके चल रहे हैं साथ में, क्योंकि ये दो ही जो है वो परोक्ष हैं, है ना, बाकी तो प्रत्यक्ष हैं, तो इन दोनों का पेयर अलग बना लिया हमने पहले कि इन दोनों की चर्चा करेंगे अभी। तो हाँ, मति ज्ञान की परिभाषा है ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, और शुद्ध ज्ञान जो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। परिभाषा ऐसी है, सूत्र जी में अलग प्रकार से मिलेगी भाई, वो भी करेंगे हम, हाँ वो भी कर लेंगे। तो अभी मति ज्ञान की परिभाषा हम देखें तो ये क्या क्या समझ रहे हैं हम लोग कि परोक्ष कैसे है। पहली बार चीज से उन्होंने कहा परोक्ष, परोक्ष मतलब क्या होता है, ऐसा ज्ञान जो पर की सहायता से होता है उसे परोक्ष कहते हैं, जिसमें आत्मा पर पदार्थों का अवलंबन ले रहा है ज्ञान करने के लिए, ऐसे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी होता है कि आत्मा को ज्ञान करने के लिए पर पदार्थों के अवलंबन की जरूरत न पड़े, तो ऐसा जब होता है तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी परोक्ष ज्ञान की चर्चा चल रही है। क्या है परोक्ष ज्ञान? जो प्रत्यक्ष ना हो। क्या है परोक्ष ज्ञान? जिसमें पर का अवलंबन लेने की जरूरत हो उसे। तो पर मतलब क्या है यहाँ पे? पर यहाँ पे मुख्यतः से हम देखें तो इंद्रियां और मन, इसका अवलंबन लिया है। किसने लिया है? जीव ने लिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसको जानने के लिए पर पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता हो, तो ये कितनी बुरी बात है। बुरी बात मतलब क्या है कि जिसका स्वभावी ज्ञान है, भाई मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जीव ज्ञान स्वभावी है, भले निगोदिया ही क्यों ना हो, सिद्ध भगवान जैसा उसमें ज्ञान स्वभाव से पाया जा रहा है, ज्ञान गुण तो पाया ही जा रहा है। हाँ, तो ज्ञान गुण जिसमें पाया जा रहा है, जो स्वभाव से ही ज्ञ स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, उसे जानने के लिए पर पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता पड़े, तो ये कितनी पराधीनता है। इसलिए परोक्ष कहा ना, पर दूसरे की सहायता लेना पड़ रही है, अवलंबन लेना पड़ रहा है, हेल्प लेना पड़ रही है। तो ये इसका विचार करे जीव कि मैं कैसा हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, और मुझे मतलब ऐसी बात है कि कोई जिसमें शक्ति है, ऐसा युवा, हाँ, 30 40 50 साल का युवा जिसमें शक्ति है, उस वो चलने के लिए लाठी लेकर लाठी का इस्तेमाल करे। शक्ति है चलने की, स्वयं में शक्ति है चलने की, लेकिन लाठी लेके चले तो जगत में हंसी का ही पात्र बनेगा। वैसे ही ये ज्ञान स्वभावी आत्मा जिसमें ऐसी शक्ति है, केवल ज्ञान स्वरूप शक्ति है, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जान ले बिना किसी सहायता के, ऐसी शक्ति है इस आत्मा में। ऐसा होने पर भी इस आत्मा को इंद्रियों और मन की लाठी की जरूरत पड़ रही है। तो ये कितनी पराधीनता वाली बात है कि, और ये तो ठीक है इंद्रियों मन की पराधीनता, उसके बाद और आगे सुनो कि इसके बाद क्या हुआ। जीव को इंद्रियां मिली, मन मिली, मन मिला, तो भाई कहीं श्रुत ज्ञान, श्रुत का अभ्यास कर ले। हाँ, पंचेंद्रिय की, संगी पंचेंद्रिय की बात करें हम तो श्रुत का अभ्यास कर ले, लेकिन जीव ने क्या करा कि जो जो इंद्रियां मिली उसमें वो रच बस गया। जो इंद्रिय मिली उसके उसको भोग चाहिए, मतलब किसी विचित्र की भी जानने के लिए मिली तो भोगने के लिए थोड़ी मिली। जीव ने भोगना शुरू कर देगी, नहीं हम तो भोगेंगे भाई, हमको चक्षु मिला तो हम वर्ण जानेंगे नहीं, हम वर्ण को आसक्ति पूर्वक, अत्यधिक राग पूर्वक उसका भोग करेंगे, उसका सेवन करेंगे, स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोगेंगे, रसना इंद्रिय के भोग भोगेंगे। तो बात जानने की थी लेकिन जीव ने उसको भोगने पे लगा दी। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभी तो 5 इंद्रिय मिली, अभी छठी इंद्रिय और मिल जाती मान लो, जैसे अभी तो 5 इंद्रिय ना, 5 इंद्रियों के भोगों में जीव मिथ्या दृष्टि मद मस्त है। अब मान लो कल को छठी इंद्रिय मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि चलो आज से आपको छठी इंद्रिय न कर्मों का ऐसा उदय आ जाए, मान लो यहाँ डिश एंटीना लग जाए सर पे छठी इंद्रिय के रूप में, डिश एंटीना लग जाए, और वो डिश एंटीना जो है वो अभी कुछ सेंस तो करेगा ना, तो वो मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंस करता है, ठीक है। तो ये जीव क्या करेगा पता है, वो अपने घर में ऐसे इक्विपमेंट लगाएगा कि वो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करे जो कि जीव को अच्छे लगे, जिसमें उसकी सुख बुद्धि हो, जिसमें उसका राग का वर्धन हो। तो ये किसी विचित्र बात नहीं है कि जो मिला उसको भोगने में लगा दिया, जो मिला उसको भोग, इससे भोग ले, इससे भोग ले, इससे भोग ले। तो ये मतलब दो बातें हो गई यहाँ पे। पहली बात तो ये कि अनंत ज्ञानात्मक आत्मा को ज्ञान करने के लिए इंद्रियों की दासता, किंकरता, भृत्यता स्वीकार करनी पड़ रही है। मैं ज्ञान स्वभावी और मुझे
अपने ज्ञान के लिए किसी की दास्ता स्वीकार करना पड़े, ऐसा कैसे? ये नहीं चलेगी दास्ता, ऐसा होना चाहिए। भाव तो ऐसा होना चाहिए कि भई मेरे को ऐसा ऐसा ज्ञान चाहिए कि मुझे दास्ता स्वीकार ना करना पड़े। पहली बात। दूसरी बात कि चलो दास्ता स्वीकार करना भी पड़ रही है यदि, तो कम से कम इतना तो करें कि हम उनमें आसक्त न हो जाएँ इंद्रियों के विषय भोगों में। लेकिन ये जीव ने दास्ता भी स्वीकार कर ली और ऐसी दास्ता स्वीकार करी कि इंद्रियों का गुलाम हो गया अब ये। इंद्रियों के विषयों का गुलाम है। इसको चारों तरफ पाँचों इंद्रियों के और 6 मन के, जो पाँचों इंद्रियों से न मिला उसको मन से भोग लिया। इस प्रकार ये पांचों इंद्रियों और मन से विषयों को भोग रहा है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। अपन तो उसकी बात कर रहे थे, मिथ्या दृष्टि जीव की। सम्यक दृष्टि है तो वो कैसा उपयोग करता है, वो देख के आ रहा हूँ ज्ञान का कैसा उपयोग करता है। तत्वाभ्यास करता है, तत्व ज्ञान लगाता है। हाँ, लोक व्यवहार में भी स्व और पर को स्पष्ट जानता है वो इस ज्ञान से। ऐसा उसका सम्यक ज्ञान है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात कि मति ज्ञान, अब यहाँ पे बोला कि मति ज्ञान तो किन किन को पाया जाएगा, ये अपन स्वामी कौन कौन है मति ज्ञान के, अपन ये देखें यदि, तो मति ज्ञान का कौन स्वामी हो सकता है कि भाई जिसमें, हाँ, जिसमें इंद्रिय और मन है वही मति ज्ञान का स्वामी हो सकता है, ऐसा ऋचा बोल रही है अपन। पहली, हाँ देखो, अब ये मेरे को बात बताओ कि दुनिया के जितने भी जीव है इनको कोई ना कोई ज्ञान तो पाया ही जा रहा है। अब उत्तरोत्तर जो ज्ञान है वो बढ़ते हुए है। मति ज्ञान से श्रेष्ठ शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान से श्रेष्ठ अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान से श्रेष्ठ मन पर्याय, उससे सबसे श्रेष्ठ केवल ज्ञान है। ठीक है, तो निगोदिया को यदि ज्ञान पाया जा रहा है तो कौन सा ज्ञान पाया जाएगा? नहीं, कोई सी भी इंद्रिय। मति ज्ञानी होगा। हाँ देखो मति ये, ज्ञानी होगा। हाँ मति ज्ञानी होगा। ये ऐसा मैं भी बोलता था और बोलूंगा, सब क्लास में कहा था और बोल दूं गलती से कि भाई निगोदिया के मति ज्ञान पाया जाता है। सब सारे के समस्त सारी छदमस्त हैं, उनके मति ज्ञान तो पाया ही जा रहा है। हाँ, एक 13वें गुणस्थानवर्ती केवली उनके सिर्फ क्या है, नियम से मति ज्ञान नहीं पाया जा रहा है। बाकी उसके पहले के सबको मति ज्ञान हमेशा बोलेंगे स्थूल रूप से। लेकिन देखो बात समझना है यहाँ पे कि बात किसकी चल रही है। बात सम्यक ज्ञान की चल रही है। सम्यक साथे ज्ञान होए, मतलब जीव को सम्यक दृष्टि होना जरूरी है सम्यक ज्ञान के लिए। मति ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यदि ये मति ज्ञान पाया जा रहा है मतलब जीव सम्यक दृष्टि है। और निगोदिया सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पना होना जरूरी है मति ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए। भाई यदि ये जीव, पहले अपन ने पढ़ लिया ना कि यदि जीव सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त करेगा तो फिर वो त्रिंचों पैदा भी हो जाएगा, संगी पंचेंद्रिय में ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि जीव इधर इसमें जाएगा ना, विकल्प त्रय में और स्थावर में और निगोदो में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात की वहां होता नहीं है ना, कहानी होता है विकल्प त्रय में, स्थावर में, निगोदो में होता नहीं है सम्यक दर्शन की। संगी पंचेंद्रियपना मिनिमम छायोक्षम लब्धि है ना, 5 लब्धियां पड़ी थी। मिनिमम पहली रिक्वायरमेंट छायोक्षम लब्धि है कि भाई जीव के साथ छायोक्षम पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। कैसा? 5 इंद्रियों और मन का। हाँ, ऐसे उसको प्राप्ति हो ऐसे। तो फिर वहां पर कुमति ज्ञान होगा। हाँ, तो वहां पे जो मति ज्ञान है ना, वहां पे कुमति ज्ञान बोलेंगे उसको। ठीक है, तो जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको भले ही वो एकेंद्रीय से लेके संगी पंचेंद्रीय क्यों ना हो, यदि उनके नहीं पाया जा रहा सम्यक दर्शन तो कुमति ज्ञान है। तो निगोदय कौन सा ज्ञान पाया जा रहा है फिर? मति ज्ञान कि नहीं, कुमति ज्ञान है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक, निगोदियास से लेके चतुरेंद्र जीवों तक तो सब कुमति ज्ञान ही है सब। संगी असंगी तक भी कुमति ज्ञान है। अब संगी में सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान है, नहीं है तो कुमति ज्ञान है, बस। ठीक है, तो ये हुआ मति ज्ञान। ठीक है, उसको भेद प्रभेद अपन देखेंगे कितना अपन कर पाते हैं। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बहुत 336 भेद हैं इसके मति ज्ञान के। अपन करेंगे कितने, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है, वो पूरा देखते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं। मति ज्ञान आ गया समझ में? तो हमें जो पाया जा रहा है, हमें ऐसा बोल रहे हैं कि मति ज्ञान है, इसका मतलब क्या समझना कि सम्यक दर्शन है तो मति ज्ञान है और नहीं है तो कुमति ज्ञान है। ठीक है, अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले कि हमें मति ज्ञान पाया जा रहा है कि नहीं, है ना। तो मैंने बोला था कि क्लैरिफिकेशन क्या है इसका, यही है कि यदि सम्यक दर्शन है हमें तो हमें मति ज्ञान पाया जा रहा है। नहीं है सम्यक दर्शन तो हम इंद्रिय मन की सहायता से जान रहे हैं, जैसा जैसा सम्यक दृष्टि जानता है वैसे ही जान रहे हैं। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो पूरा ज्ञान जो है मिथ्या है। ठीक है, ये अंतर है। हाँ, कल भी पूछा था ये कि जितने देर के सम्यक दर्शन है उतनी देर के लिए वो ज्ञान सम्यक है, स्मृति ज्ञान है, नहीं है सम्यक दर्शन तो कुमति ज्ञान है। ठीक है, चलो तो ये हो गया परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान मतलब जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। अब इसमें क्या है कि ये तो देखो ये पंडित जी ने लिखा कि अक्षमनते उपजाहि, उपजाहि लिखा है ना वहाँ पे, उपजता है। तो इंद्रियों मन से ज्ञान उपजता है का मतलब ये है कि इंद्रियों मन निमित्त बनती है उसमें। हाँ, इंद्रियों मन से ज्ञान नहीं उपजता है, ज्ञान तो आत्मा से उपजता है।
इंद्रियां और मन उस ज्ञान में निमित्त बनते हैं। जैसे लोक में ऐसा कहा जाता है कि आंखें कमजोर है तो आंखों के आगे चश्मा लगा दिया जाता है, ठीक है। आंखों, यद्यपि आंख मतलब लोग तो ऐसा कहते हैं आंखों में शक्ति है देखने की, हाँ अपन अपन भी ऐसा बोले किसी अपेक्षा से कि आंख में देखने की शक्ति है, ठीक है। आंखें कमजोर है तो चश्मा लगा देंगे आंख के आगे। तो जब आंखों के आगे चश्मा लग जाएगा तो देख कौन रहा है? चश्मा देख रहा है कि आंखें देख रही है? आंखें ही देख रही, चश्मा नहीं देख रहा है। लोग में ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो वैसे ही आत्मा में सामर्थ्य नहीं है प्रत्यक्ष जानने का, तो उसके आगे इंद्रियों और मन का चश्मा लगा हुआ है, जिससे आत्मा इन खिड़कियों से पर पदार्थों को झांक रहा है, मैं झांक रहा है, इनको जान रहा है। जैसे कमरे में खिड़की होती है वैसे ये शरीर की खिड़कियां हैं, इससे बाहर झांक रहा है आत्मा। हाँ, तो ये झांकने वाला ये आत्मा ही है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जान रही है, जान जैसे चश्मा नहीं जान रहा है वैसे इंद्रियां नहीं जान रही है। आंखें जानती है सब बोलते हैं लोग में, वैसे आत्मा ही जान रहा है, इंद्रियां नहीं जान रही है। हाँ, भली चश्मा खिड़कियां खुली हुई हो, खिड़कियां हैं ऐसी, लेकिन झांकने वाला ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आत्मा आत्म ही झांकता है, ठीक है। ठीक है, ये हुआ एक। अपन आगे चले, हम यहाँ से शुद्ध ज्ञान क्या है। तो मति ज्ञान में क्या करा हमने कि जैसे कोई पदार्थ है उसको हमने देख के उसका निर्णय किया। जैसे कि हमें कुछ दिखा, लाल लाल दिखा, तो हमको पहले लाल दिखा, ठीक है। उसके बाद हमको ऐसा संशय हुआ कि लाल दिख रहा है, टमाटर है कि एप्पल है। हाँ, उसके बाद फिर हमने निर्णय किया उसका कि नहीं ये तो इसमें थोड़ा ज्यादा चमक है, शाइन है, थोड़ा छोटा शेप, तो ये टमाटर ही होगा, टमाटर ही है। हाँ, इस प्रकार से। वो फिर फ्यूचर में उस टमाटर को हम भूलते नहीं कि फ्यूचर में वो दिखता है तो हमको ज्ञान हो जाता है कि हाँ टमाटर है, वो जो हमने सीखा था तो टमाटर का वही है ये, है ना। इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से पदार्थों का उदाहरण हो रहा है, निश्चय हो रहा है। इस प्रकार से मति ज्ञान में समझ में आ रही है ना बात। इस प्रकार से पदार्थ को हम जानते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है ये। कैसे प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन? पहले हुआ क्या, विषय और विषयी का सन्निपात। अब यहाँ से इसके पहले भी क्या हुआ, इसके पहले कहीं कुछ है, सत्ता मात की प्रतीति हुई, जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन। हाँ, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, जानने की प्रक्रिया कैसे। अपन को लगता है कि उन्होंने देखा एक सेकंड में जान लिया, लेकिन वो दिखता ऐसा है, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा है आत्मा में और कर्मों में। हाँ, कर्मों के छह शब्द में आत्मा में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा है मोबाइल की स्क्रीन में, अपने को तो स्क्रीन दिख रही है। ऐसे ही हम एक सेकंड में जान रहे हैं, एक समय में जान रहे हैं, तो अपने लगता है कि नहीं, लेकिन वो उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? तो पहले है सत्ता मात की प्रतीति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, ठीक है। वस्तु की सत्ता मात्र की प्रतीति, आभास मात्र। दर्शन की परिभाषा लिखाई थी ना ऐसी, चार प्रकार के दर्शन भी लिखवा लेते वहीं पे। हाँ, कौन को चक्षु चक्षु अवधि और केवल दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं, अभी बताए। हाँ, कहीं कुछ है ऐसी सत्ता मात्र की की प्रतीति, मतलब सत्ता मात्र का आभास, वस्तु का हाँ वस्तु का सामान्य प्रतिभास, इसे दर्शन कहते हैं। वस्तु की सत्ता का सामान्य प्रतिभास, कहीं कुछ है इस प्रकार की सत्ता मात्र का आभास। उसमें कुछ निर्णय ही नहीं हुआ है अभी, बस कहीं कुछ है ऐसा जीव ने को दर्शन हुआ है, तो वो हुआ दर्शनोपयोग। उपयोग के दो भेद किए थे हमने, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ठीक है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, तो दर्शन का व्यापार कहीं कुछ है ऐसा जानने में लगा अभी। अब इसके बाद दर्शन के बाद क्या होगा, दर्शन के बाद दर्शनोपयोग हो गया, अब ज्ञानोपयोग, ज्ञान का व्यापार वहां से होना शुरू होगा। दर्शन का व्यापार हो गया उसका काम, अब ज्ञान वहां जाएगा अपना कि कहीं कुछ है, अब क्या है तो हम देखेंगे। तो उसके बाद हम इन्हें जो बताया, जैसे कि ये लाल कलर का है, ठीक है, इस प्रकार का देखा। फिर लाल कलर का देखने के बाद संशय हुआ कि लाल कलर का क्या है, एप्पल है कि टोमेटो है। फिर उसका निर्णय करा हमने किसी प्रकार से कि नहीं ऐसा है तो ये एप्पल ही है या टोमेटो ही है। तो इस प्रकार से वो प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है पूरी। उसके बाद फिर फ्यूचर में उसको भूले नहीं हम। तो ये सब मति ज्ञान में हो रहा है सब, ये मति ज्ञान में सब चल रहा है ये, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, उपयोग, उसके बाद पहले क्या हुआ, दर्शन, दर्शनोपयोग, उसके बाद हुआ ज्ञानोपयोग। तो मति ज्ञानोपयोग में चल रहा है सब ये, ठीक है। तो पहले हुआ चक्षु दर्शनोपयोग, उसके बाद मति ज्ञानोपयोग में इस प्रकार से पदार्थ का अवधारण और धारणा तक हम पहुंचे। इस प्रकार से ये है अवग्रह या अवधारणा, नए शब्द है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इससे मैंने अवॉइड करें, अभी देखेंगे कल यदि टाइम मिला तो हम देखेंगे इसको। तो इस प्रकार से मति ज्ञान होता है। पदार्थों का सत्ता मतलब रिकॉग्निशन कैसे होता है, अवधारण कैसे होता है, निश्चय कैसे होता है कि ये पदार्थ है, इंद्रियों और मन की सहायता से,
ठीक है, आगे चले अब यहाँ से। अब श्रुत ज्ञान क्या है कि मति ज्ञान से द्वारा जाना हुआ जो पदार्थ था, उस ज्ञान का अवलंबन लेके, हाँ, उस जाने हुए ज्ञान का अवलंबन देके अन्य प्रकार का या अन्य पदार्थ का या कोई विशेष ज्ञान जो होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ठंडी हवा का झोंका आया, स्पर्शन इंद्रिय को, स्पर्शन इंद्रिय में ठंड का अनुभूति हुई, ठीक है, कि ठंड है, मतलब कहीं कुछ है, फिर वो लगा ना, जैसे चक्षु में लगा था, स्पर्शन इंद्रिय में लगाना। अब ये हो गया मति ज्ञान तक कि ठंडा है। अब इस बात का ज्ञान कैसे होता है कि अब मुझे स्वेटर पहनना है, शॉल चाहिए, हाँ, गर्म स्थान पे जाना है, बचना है ठंड से। तो ये जो ज्ञान हो रहा है सेकंड लेवल का, ये श्रुत ज्ञान का विषय है, श्रुत ज्ञान से हो रहा है ये। नहीं तो कैसे होगा फिर बताओ आप? भाई मति ज्ञान से तो पदार्थ की सत्ता की प्रतीति हो गई, सब सत्ता का अवधारण हो गई, वस्तु की सत्ता का अवधारण हो गया। लेकिन अब ठंड लग रही है तो मुझे गर्म जगह पे जाना चाहिए। ये जो ज्ञान हो रहा है, यह इसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसलिए मति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ था ठंड, मतलब जो ठंडी हवा चली वो, उस पदार्थ का अवलंबन लेके अब रजई का ज्ञान की रजई में जाना चाहिए मुझे, मतलब कोई भी ज्ञान हो रहा है ना जीव, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये श्रुत ज्ञान है, परिभाषा तो इसकी यही है, ठीक है। सूत्र जी में जो मिलेगी ओपन ओपन अलग से करेंगे उसको। हाँ, ये हुआ क्या, श्रुत ज्ञान, ठीक है। ये तो ये दोनों क्या है, परोक्ष है। परोक्ष कैसे है कि दोनों, क्योंकि जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन ले रहा है, और मति ज्ञान स्वयं इंद्रिय और मन का अवलंबन ले रहा था, इसलिए श्रुत ज्ञान भी पराश्रित हो गया है। श्रुत ज्ञान भी पीछे देखें, ट्रेन में, ट्रेन के पीछे जो इंजन है, ट्रेन के आगे जो इंजन है, मतलब वो ट्रेन के आगे का इंजन इंद्रिय और मन की सहायता वाला ही है ना। तो इंद्रियों और मन की सहायता, उसके पीछे मति ज्ञान का डब्बा आया, मति ज्ञान के पीछे श्रुत ज्ञान का डब्बा आया। तो श्रुत ज्ञान के पीछे क्या आएगा फिर, कि आपस मति ज्ञान, कि नहीं ऐसा हो सकता है मति ज्ञान आ जाए, या हो सकता है कि आपस श्रुत ज्ञान के डब्बे आते रहे, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? तो पहले तो इंद्रियों मन की सहायता से क्या हुआ, मति ज्ञान। अब श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान जो हुआ मति ज्ञान पूर्वक हुआ। अब उसके बाद अगले समय का जो श्रुत ज्ञान है, जरूरी नहीं कि उसमें वापस मति ज्ञान चाहिए, हो सकता है कि वो वापस पुराने वाले श्रुत ज्ञान से ही नया श्रुत ज्ञान हो जाए, है ना, यही बात समझ में। तो श्रुत ज्ञान की ट्रेन बन जाएगी पूरी। मति ज्ञान में अब ऋचा पूछी शुद्ध ज्ञान चलते रहेगा, मति ज्ञान जरूरी चलता रहे। तो मति ज्ञान का तो ऐसा है कि मति ज्ञान भी चल सकता है कि मतलब मति ज्ञान हुआ, हो सकता है शुद्ध हुआ ही नहीं, वापस मति ज्ञान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और मति ज्ञान भी पूरा हो सकता है, पूरा नहीं हो। पूरा नहीं हो मतलब क्या? मतलब मति हाँ, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बाद फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुछ भी हो सकता है ना, कोई से भी डब्बे लग सकते हैं, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। है ना। हाँ, हाँ। ठीक। और मति ज्ञान में भी 4 डब्बे हैं, देखे जाए तो उसको भी भेद करें अपन तो अभी करे नहीं है, बाकी मैंने समझा तो दिया उसको, लेकिन नाम मैंने खोले नहीं। लेकिन वो 4 डब्बों में से भी हो सकता है कि एक ही डब्बा हो, अवग्रह हो, जैसे उदाहरण के लिए यह अवाय धारणा न हो, अवग्रह या हो अवाय धारणा न हो, जिनको शब्द पता है उनके लिए भाई, अवग्रह या अवाय हो धारणा न हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दर्शनोपयोग हो और ज्ञान हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो सब सारी पॉसिबिलिटीज है वो। हाँ, इस प्रकार सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। आया तो ये पंतो ये समझ रहे हैं कि परोक्ष क्यों है ये, परोक्ष इसलिए है कि इंद्रियों मन की सहायता से होता है। शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञान की सहायता से होता है, मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी परोक्ष है। ठीक है, आगे चले यहाँ से, दो बात समझ में आ गया। आगे चले, अवधि ज्ञान क्या होता है ये। अवधि ज्ञान की परिभाषा पंडित जी ने जैसे लिखी ना, वैसे बिल्कुल वैसे की वैसे आप रट लो, बहुत अच्छी परिभाषा है यहाँ पे लिखी उन्होंने। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वक्षा। हाँ, द्रव्य क्षेत्र तास भेद दो है, परोक्ष प्रतिचिति माही मतिश्र दो है, परोक्ष अक्षमनते हैं उजाही, अवधि मन पर ये दो है, देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए। हाँ, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए। तो अवधि ज्ञान क्या है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, लिखा ना, परिमाण लिए, परिमाण मतलब मर्यादा, परिमाण लिए, मर्यादा लिए, मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रूपी पदार्थों को, हाँ रूपी इंपॉर्टेंट है शब्द है, रूपी पदार्थों को बिना, बिना क्या, इंद्रिय मन की सहायता से, मन की सहायता से, और पंडित ने लिखा स्पष्ट, स्वक्षा लिखा है वहां पे, जाने जी स्वक्षा। स्वक्षा का मतलब क्या है, स्पष्ट जानता है, स्पष्ट, स्वच्छ स्पष्ट जानता है, स्पष्ट जानता है, ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या है,
द्रव्य क्षेत्र जो लिखा है पंडित जी ने उसी का हिंदी में लिखा है अपन ने, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छ, उसको हिंदी में लिखा है बिल्कुल ऐसी कैसी परिभाषा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर, उन्होंने रूपी नहीं लिखा है, अपन रूपी यहाँ पर लगा लेंगे साथ में कि रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय ऊपर होगा तो इंद्रिय मन, तो ये इंद्रिय मन की सहायता यहाँ पे नहीं आएगी। इंद्रिय मन की सहायता बिना इंद्रिय मन की सहायता से स्पष्ट जानता है कि ये इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या हुआ, क्या जिसको अवधि ज्ञान पाया जा रहा है उसको पदार्थों को जानने के लिए इंद्रियों और मन की सन्निकर्षता की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। जिसको अवधि ज्ञान पाया जा रहा है, कोई देव है उसको अवधि ज्ञान पाया जा रहा है तो वो देख के बता देगा, मतलब अवधि ज्ञान से बता देगा, जाने की जरूरत नहीं है कहाँ, सातवें नरक में, वो अवधि ज्ञान से देख के बता देगा सातवें नरक में क्या चल रहा है अभी। इतनी मर्यादा यदि उसकी है तो क्षेत्र की, हाँ मतलब मर्यादा पे डिपेंड करता है उसकी इतनी सामर्थ्य है यदि उस देव की, तो वो बता सकता है। नारकी जिसमें अवधि ज्ञान होता है हमने पढ़ा था पहली ढाल में। तो ये इस प्रकार से क्या है कि बिना इंद्रियों और मन की सहायता से जीव के, तो ये कोई बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इंद्रियों मन की सहायता के बिना कोई हो सकता है क्या ज्ञान? हाँ भाई आत्मा का स्वभाव है जानने का, ये क्यों भूल जाते हैं हम। यदि आत्मा का स्वभाव है ही, स्वभाव ही है जानने का, तो इसका मतलब है कि ऐसी अवस्थाएं भी हो सकती है कि जब स्वभाव से ही जीव जानता है। भाई मैं जीव तो क्या स्वभाव से ही जानता है, वो तो ऐसी अवस्था हो सकती है ना कि बिना चश्मे के भी आंखें हो सकती है। नहीं तो कोई बोले अब हमने क्या चश्मे वाले ही देखे हैं अभी तक, तो हमको लगता है कि बिना चश्मे वाले देख ही नहीं पाते हैं, तो हमने अभी तक मत शुद्ध ज्ञान वाले ही देखे, इसलिए हमको लगता है कि अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान होता ही नहीं है। तो ऐसी बात हो गई है तो मतलब लेकिन आंखों आंखों से दिखता है, तो ऐसा हो सकता है कि स्वस्थ आंखें जो बिना चश्मे की देख ले, वैसे ही स्वस्थ है आत्मा जो प्रत्यक्ष जान सकता है, उसको इंद्रियों मन की सहायता की जरूरत नहीं है, स्पष्ट जान लेगा। लेकिन इसमें क्या है कि दायरा है, इसका दायरा मतलब मर्यादा, अवधि का मतलब ही मर्यादा होता है। वैसे अवधि का मतलब मर्यादा है, यहाँ पे काल की अवधि होते बोलती है ना, ऐसे काल की मर्यादा, तो ये सबका मर्यादा, तो यहाँ पे इसकी कोई मर्यादा है कि ये कोई जैसे किसको पाया जा रहा है तो इतने क्षेत्र जान पाएगा, यही द्रव्य इतना ही काल आगे पीछे का जान पाएगा, इतने ही द्रव्य जान पाएगा, और द्रव्य के इतने ही भेद जान पाएगा, गुण जान पाएगा, ऐसा हो सकता है। हाँ तो इस प्रकार की मर्यादा होती है उसकी, कितनी मर्यादा किसकी होती है तो विस्तार में विषय है, वो हम कर नहीं रहे हैं। आगे अपन क्या है इसमें हम मन पर्याय ज्ञान भी लिखेंगे, ज्यादा समय अपने पास है नहीं, लेकिन मन पर्याय ज्ञान की भी यही परिभाषा है, लेकिन अंतर यह है कि द्रव्य पूरी परिभाषा से हम लिखना, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना सहायता से, और यहाँ पे लेकिन सहायता के बाद यहाँ एक चीज यहाँ लिख लेना कि दूसरे के मन में स्थित, ठीक है, पूरी परिभाषा कॉपी करके दूसरे के मन में स्थित, नहीं को लेकर एक्चुअली यहाँ से करना है, को लेकर द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से स्पष्ट जानता है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहता है। ठीक है, यहाँ लिखना है इसको, समझ में आ गई ना बात। क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान स्पष्ट जानता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। तो अंतर क्या है दोनों में, कि अवधि ज्ञान में तो क्या है कि प्रत्यक्ष जान रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जान तो प्रत्यक्ष रहा है, लेकिन वो पदार्थ जो है दूसरे के मन में स्थित, दूसरे के मन में स्थित है, उसका क्या मतलब है कि व्यक्ति क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है उसके, तो वो ऐसा भी ज्ञान होता है कि कोई जीव विचार कर रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, मन पर्याय ज्ञान के रिद्धिधारी मुनिराज वो बता सकते हैं। ठीक है, तो मुनिराजों को पाया जाता है मन पर्याय ज्ञान, और अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को पाया जा सकता है। ठीक है, चलो इतना ही कहते हैं आज। कुछ पूछना है किसी को? अब इसमें आगे चलेंगे अपन कि कितने भेद प्रभेद हैं इसके देखेंगे। अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को पाया जाता है, हाँ है ना। तो भवनवासी मतलब जो भी है भवनवासी अंतरवासी देव जो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, हाँ है ना। तो मान लो पहले पे हैं और वो तीसरे तक गए, तो तीसरे तक की मर्यादा है उनकी, और तीसरे में जाने के बाद फिर आगे से आगे तक की मर्यादा बनती है कि वहां पे खत्म हो जाती है। हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा है कि कहाँ तक की मर्यादा, ये मुझे जहाँ तक ख्याल है कि नहीं मर्यादा वहीं तक की रहती है, लेकिन बेनाड़ा जी ने कुछ और विचार व्यक्त किए अपने, तो मुझे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्या कहीं कुछ और पढ़ा है कहीं कुछ और पढ़ा है मैंने। तो प्रश्न अच्छा है आपका, इनका प्रश्न समझ में आ गया होगा आपका कि एक जिसकी मर्यादा यहाँ तक है वहां तक जा रहा है, तो वहां से आगे की मर्यादा होगी तो बेनाड़ा जी के अनुसार तो आगे आगे तक की होती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा मुझे कहीं, तभी मैं निश्चित तौर पर बता पाऊंगा। चलिए इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।